अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। चौकीदार चोर है, शायद ये जुमला सुना हुआ है और ये जुमला वैसा ही जैसा भाइयों बहनों आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, मगर 15 लाख आने का जो जुमला था वो सिर्फ जुमला था। मगर ये जो बात है, चौकीदार चोर है का जो नारा था, वाकई में चौकीदार चोर ही है। क्योंकि चौकीदार की आंख के नीचे से नीरव मोदी फरार हो जाता है, विजय माल्या फरार हो जाता है, मेहुल चोकसी फरार हो जाता है, ललित मोदी भी फरार हो जाता है। और ऐसे ही 30 लोग हैं जिनमें सुषेन मोहन गुप्ता भी है, जो हेलीकॉप्टर की डील में उन्हें पकड़ा गया था या उनका नाम आया था। और राहुल गांधी उन पर हर वक्त उंगली उठाते रह गए, लेकिन वो भी चौकीदार की आंख के नीचे से यही कहकर भाग जाता है कि चौकीदार वाकई में चोर है। मगर चौकीदार चोर है ये थी पुरानी बात, लेकिन इस बार भी ऐसा लगा कि वाकई में चौकीदार चोर है, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर कर्नाटका के प्रज्वल रेवन्ना भी, जिनके 2900 ऐसे फाइल्स मिले हैं जिसमें खवातीन के साथ बदसलूकी करते हुए वो नज़र आए हैं, वो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर हिंदुस्तान से भाग जाता है और चौकीदार पकड़ नहीं पाया। अलबत्ता इलेक्शन में इसी प्रज्वल रेवन्ना को टिकट भी दिया गया था। सभी बड़े बड़े लोग जो थे बीजेपी के, वो कैनवसिंग करते हुए भी नजर आए थे, मगर रेवन्ना भाग जाता है। कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वो जर्मनी चले गया है। मगर अगर देखेंगे तो चौकीदार चोर है कि एक और दलील ये भी है कि ब्रिजभूषण पर खवातीन रेसलर्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो बदसलूकी करता है। तो चौकीदार ने क्या किया, इस बार चौकीदार बदल दिया और इन इल्ज़ामात को बाजू रखते हुए बीजे चौकीदार ने ब्रिजभूषण को टिकट नहीं दिया, लेकिन ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया गया। अब इन सब चीज़ों को सब मालूम होने के बाद क्या चौकीदार चोर है या चौकीदार चोर अभी भी नहीं है, ये बात सोचना होगा। वैसे अगर देखेंगे तो चौकीदार आज एक नई बात शुरू करा इस हफ्ते। ये इन सब लोगों को भगा देने के बाद अब कहता है कि हिंदुस्तान में मंगलसूत्र को खतरा है और घुसपैठियों का ज़्यादा ख़ानदान होता है। अगर ऐसी ही बात चलती रही तो चौकीदार कुछ भी बोल सकता है और चौकीदार के नीचे से कोई भी भाग सकता है। इस्लाम में ज़ुबान को काफ़ी अहमियत दी गई है, मगर चौकीदार है कि अपनी ज़बान पे लगाम ही नहीं लगा रहा है। ये ज़बान ऐसी चीज़ है जो काफ़ी अहम है, क्योंकि कहा गया है कि इसकी ज़बान की वजह से इंसान दोज़ख का मेंबर बन सकता है। खैर, ये और बात है कि अगर चौकीदार हो या कोई और हो, परमानेंट मेंबरशिप पहले से ही ले लिया है, तो फिर हम उसकी ज़बान को क्या कर सकते हैं, ज़बान को छोड़ देना ही पड़ेगा। बात हो रही थी कि चौकीदार की ज़बान और चौकीदार की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज। मंगलसूत्र की बात है तो क्या चौकीदार ये कह रहा है कि आज हिंदुस्तान का जो राजपूत तबका है या हिंदुस्तान का जो क्षत्रिय तबका है, वो अपने बीवी का भी मंगलसूत्र बचा नहीं सकता? अगर ऐसी बात है तो फिर जो क्षत्रिय तबका है, चाहे वो राजपूत हो या कोई और जिसे जो नाम से पुकारते हैं कोई और हो, उनके वास्ते ये शर्म से डूब जाने की बात हो जाती है। अगर ठीक है, ये तो मंगलसूत्र की बात है, राजपूतों की बात है या क्षत्रिय की बात है, लेकिन एक और छूट यूनिवर्सिटी के मास्टर जी एक और चीज़ उठाना शुरू करें। मंगलसूत्र के साथ साथ घुसपैठियों की एक बात आई। अब घुसपैठिया कौन है? घुसपैठी, अगर ये कहते हैं कि घुसपैठी कांग्रेस मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों के हवाले करने वाली है, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया है या SC ST तबके का रिजर्वेशन छीनकर घुसपैठियों यानी मुसलमानों से मुराद है उनको देने की बात है, तो अगर आप जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठ के या जिम्मेदारी कुर्सी पर विराजमान होकर ऐसी बातें करते हैं, तो आप वाकई में चौकीदार ही हैं। आप वज़ीर आज़म या जो भी और हिंदी ज़बान में कहा जाता है, वो उसके काबिल नहीं है। आपको चौकीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया है, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, या अगर
सेंटर की भी बात करते हैं तो रिजर्वेशन मुसलमानों की पसमानदगी पर दिया गया है। पसमानदगी की बात से, पसमानदगी के लफ्ज़ से एक और बात याद आई कि आज बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की काफ़ी हिमायत कर रही है। तो हिमायत करने के मामले में यह है कि पसमानदा मुसलमानों को आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। खैर, मुसलमानों को ये बात तो बीजेपी की रही, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर ही रिजर्वेशन मिला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और इस्तिलाह शुरू की, वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। और अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो फिर हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसके तहत हमें रिजर्वेशन मिला है। दूसरे गरीब भी हैं मुसलमान, जिसमें मुसलमान ज़्यादा होते हैं। अगर हम मुसलमानों की ही बात करते हैं या मुसलमानों के रिजर्वेशन की ही बात करते हैं तो आज मुल्क में ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान आइंदा 10 सालों में, 20 सालों में इस मुल्क पे हुक्मरानी भी करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम बात करेंगे तो मुसलमानों की आबादी आज 14% आबादी मुल्क में रहती बसती है, मगर हिंदुस्तान के जेलों में मुसलमानों की तादाद 30% है। अब आबादी 14% है लेकिन जेल में 30% है। किसी के पास ज़मानत के पैसे नहीं हैं तो किसी को वकील को एंगेज करने के लिए या वकील की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। इतनी पसमानदगी होने के बावजूद भी मुसलमान आज अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करता है जितने की कोई और करता होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुसलमान और ज़्यादा करता है, क्योंकि मुसलमान जब मर जाता है तो इसी मुल्क की मिट्टी का हिस्सा बनता है। फिर भी ये कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मुसलमानों के ताल्लुक़ से इतने सब इल्ज़ामात लगे हैं तो कुछ सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से क्या बताया उस पर भी बात कर लेना बेहतर रहेगा। 1961 से 2001 तक जब सच्चर कमेटी बनी थी तो सच्चर कमेटी ऑफकोर्स 2004 में मनमोहन सिंह हुकूमत आने के बाद बनी थी, जिसमें मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों के जो हालात हैं ज़िंदगी के, उसके ऊपर एक काम हुआ था। ये समझिए कि एक डॉक्टर ने मरीज़ की जो तबीयत ख़राब है उसकी तशख़ीस कर ली है, अब उसका इलाज करना बाकी है। इलाज करने के लिए मैं समझता हूँ कि फ़िलवक़्त चौकीदार से तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन सच्चर कमेटी ने क्या तशख़ीस की है, वो ये तशख़ीस है कि 1961 से 2001 तक, मतलब 50 साल के बीच में 1961 में मुसलमानों की आबादी 10.7% थी हिंदुस्तान भर में, और आज 50 साल गुजरने के बाद ये आबादी 13.4% हो गई है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि और 120 साल के बाद भी मुसलमान इस मुल्क में हुकूमत करने के या आबादी के एतबार से उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकते, जबकि अगर हम एक जगह भी हमारा वोट डालते हैं तो जीत नहीं पाएंगे। 120 साल गुजरने के बाद भी मुसलमान 25% तक भी पहुँचना, या मुसलमानों की आबादी मुल्क में 25% तक भी पहुँचना, मैं समझता हूँ कि वो भी नामुमकिन है। फिर भी झूठ स्कूल के मास्टर जी ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में आप सबसे बड़ी आबादी वाले ख़ानदान वाले जो लोग हैं वो मुसलमान ही होते हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि क्या चौकीदार झूठ बोल रहा है, या यूनिवर्सिटी या स्कूल के जो झूठे प्रिंसिपल साहब हैं या मास्टर जी जो झूठ बोल रहे हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। भक्त लोग हैं जो भरोसा करना चाहिए झूठ मास्टर जी के ऊपर, लेकिन हालात का जायज़ा संजीदगी से अगर हम जायज़ा लेंगे तो हमारी पसमानदगी, हमारी आबादी और हमारे जेल में जो मुसलमान क़ैद हैं पूरे हिंदुस्तान भर के जेलों में, वो 30% आबादी है। इन सब को देखकर 2024 के इलेक्शन में कम से कम जो हक़ हमारे पास है वो हक़ ये है कि जाइए और वोट डालिए। वोट डालेंगे तो हमारे हालात बदल सकते हैं। वैसे कांग्रेस ने कहा है कि हाथ बदलेगा हालात। हालात आज हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पसमानदगी के एतबार से भी हम देखेंगे तो अगर 59% एवरेज तालीमी एतबार से लोग मुल्क में रहते हैं तो हमारा तनासुब 54% ही है। नेशनल एवरेज के 5% नीचे मुसलमान आज तालीमी एतबार से पीछे है। तो ऐसे चीज़ों को हम हालात अगर हमारे बदलना है तो मैं समझता हूँ कि हम हमारे हालात बदल सकते हैं। इसी में भी अगर हम देखेंगे
तो 66% मुसलमान हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में आज पढ़ाई लिखाई करते हैं। 30% मुसलमान प्राइवेट स्कूल्स में हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, और मदरसे में सिर्फ 4% लोग हैं जो मदरसे की तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर झूठ के सौदागर कहते हैं कि मदरसे में जिहाद की तालीम दी जा रही है। 4% लोग ही तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसों में। इन सब के बावजूद भी ऐसे इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। ऐसे लोग जो 20 साल की उम्र हिंदुस्तान भर में पार कर लेते हैं, उनमें 7% ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं। और अगर हम ये तो नेशनल एवरेज की बात हो रही है, अगर हम इसमें मुसलमानों को देखते हैं तो सिर्फ 4% मुसलमान हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं। तो ये हमारी पसमानदगी की बात हो रही। फिर भी बजरंगी लोग कहते हैं कि हिंदू भाइयों को मुसलमान से ख़तरा है। अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में और आगे जाएंगे तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये भी कहती है कि मुसलमान गवर्नमेंट जॉब में मुसलमानों का परसेंटेज 3 से 7.8% है, 8 भी नहीं है, 8 से 0.2% कम ही है। तो 3% ही लोग ऐसे हैं जो मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। 7% भी जो आ रही हैं उसमें नीचे के दर्जे के या स्टेट एवरेज मिला लिए तो 7.8% हो रहे हैं। 3% IAS में या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुसलमान का तनासुब सिर्फ 3% है, जबकि IPS में ये और घटकर 1.8% ही हो जाता है। फिर भी कहा जाता है कि देश को मुसलमानों से ख़तरा है। बहरहाल भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में ही नहीं, ऐसा ये पूरी दुनिया में एक रिवाज चल पड़ा है कि मुसलमानों से पूरी दुनिया को ख़तरा है। लेकिन अगर देखेंगे तो अब झूठ के सौदागर हो या बजरंगी भाइयों हो या भाइयों बहनों का लफ्ज़ कहने वाले लोग हों, ये भी कह सकते हैं कि आज जो हिंदुस्तान भर में गर्मी का कहर है, ये भी कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के चलने फिरने से हो रहा है। ये भी कहने के लिए कम नहीं है, चाहे वो झूठ का चौकीदार हो या कोई भी हो, ये कह सकते हैं कि आज जो गर्मी मुसलमानों की वजह से बढ़ जा रही है, ये भी कहा जा सकता है। बहरहाल इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि जुमलेबाजी अपनी जगह है। मुसलमान कहता चलता फिरता मुसलमान ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने की एक बात हो रही है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र को मैं यहीं ख़त्म करते हुए ये कहूँगा कि 2024 के इंतखाबात हैं, 13 मई को होने वाले हैं, बल्कि पूरे मई के महीने में इलेक्शन है वह पूरे मुल्क भर में। तो इन सब चीज़ों का, इन सब झूठों का, इन सब गलत बयानी का आप इहाता करें, दिमाग में रखिए। 13 मई हो या 18 मई हो या 20 मई हो, जब भी हो, बहरहाल आपके इलाके में जब कभी इलेक्शन की तारीख़ है, आप इन चीज़ों को दिमाग में रख के जाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये ज़रूर सोचिए कि कौन आपके हालात बदल सकता है। आप ये सोचकर वोट डालेंगे तो इंडिया अलायंस को जिता सकते आप नहीं सोच के वोट डालेंगे तो फिर आपके ऊपर हावी होने वाला NDA है, जो NDA हो के फिर क्या करने वाला है आप सबको मालूम है। दीन बचाओ दस्तूर बचाओ की एक मुहिम चल रही है, तो आपको दीन भी बचाना है तो आप ही को जाना है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। आप नहीं जाएंगे तो आपका दीन भी ख़तरे में, आपका दस्तूर भी ख़तरे में, आप ख़ुद ख़तरे में आ जाएंगे। बहरहाल 2024 के इलेक्शन में हर आदमी अपनी इलेक्शन तारीख से पहले अपने नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है, वोटर स्लिप का इंतज़ाम आप कैसा करना है करके पूरा तैयारी के साथ जाइए, ताकि आप अपने वोट का, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकें। बस बहरहाल यही चीज़ है कि और 2 हफ्ते में इसी पे इंसिस्ट करूँगा कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, ताकि हम सही अच्छी को चुन सकते और अच्छी हुकूमत को हम ला सकते जो हमारे साथ ठहर सकती है। ढाल बनकर अगर कोई हुकूमत नहीं ठहरती है मगर साथ भी ठहर जाती है तो यही हिम्मत हमारे लिए काफ़ी हो सकती है। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।